हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आप बोर्ड पे देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम इसको डील करेंगे। क्लास 10th में हमें बेसिक्स के बारे में पढ़ना है कि ये एक्चुअल में होता क्या। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ हमने ऑलरेडी छोटी छोटी डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में हमें जाननी है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है। एक एक टर्म्स को हम आसानी से समझेंगे क्या होता है। पहले आप इस बात को समझिए कि क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल हो गया। जब उसको बुलाया गया, उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। आमतौर पे जवाब ये आ सकता है कि किस्मत ख़राब थी इसलिए फेल हो गए, क्योंकि सारे बच्चे तो पास हुए ना, इकलौते हम फेल हुए, मतलब किस्मत ख़राब थी हमारी। अगर आपने ये टर्मिनेटर मूवी देखी है तो उसमें क्लास में डायलॉग है कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हम खुद बनाते हैं। एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मैथमेटिकली डिफाइंड। तो किस्मत भी मैथमेटिकली डिफाइंड है और उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के ज़रिए पढ़ते हैं। हालांकि इन दोनों कोई लिंक नहीं है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि जिस इंसिडेंट के लिए, जिन इवेंट्स के लिए हम दोष किस्मत को देते हैं, मैथमेटिक्स उसको पहले डिफाइन कर चुकी होती है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, वो सिर्फ चांसेस बताती है कि इसके होने के चांसेस इतने, नहीं होने के चांसेस इतने। ठीक है। तो जैसे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे सिक्का आपने उछाला तो टॉस करने के बाद हेड आएगा टेल आएगा। भाई किसी को नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, ये जब मैथमेटिक्स के जरिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो वही प्रोबेबिलिटी में आता है। ऐसे एक आपने डाइस थ्रो किया लूडो में, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पंजा आएगा, छक्का आएगा, किसी को नहीं पता। तो किसी भी नंबर के आने की जो चांसेस हैं, ये मैथमेटिक्स के जरिए हम लोग इसी चैप्टर में डिफाइन करते हैं। उसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है ना। चूँकि रिवीजन लेक्चर से हम बहुत ज़्यादा कहानियों में नहीं जाएंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इट इज़ द मेजर ऑफ अ चांस। ये इंपॉर्टेंट है, ये चांस का मेजरमेंट करता है ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। कोई इवेंट होगा, उसके चांसेस कितने हैं, उसका मेजरमेंट बताता है आपकी प्रोबेबिलिटी। आप ये कह सकते हैं कि किसी इवेंट के होने के चांस को बताता है, या फिर किसी इवेंट के न होने के चांस को ही बताता है। ठीक है ना। इसके बाद कुछ और टर्म्स आपको मिलेंगे, जिसमें एक मिलेगा आपका एक्सपेरिमेंट। बार बार सवालों में इसका जिक्र आपको मिलेगा। एक्सपेरिमेंट है क्या? सो इट इज़ एन एक्शन विच आउटकम्स इज नॉट सर्टेन। ये एक ऐसा एक्शन होता है जिसका आउटकम्स कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि उसको करने के बाद होगा क्या। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है ना। आउटकम्स मतलब क्या निकल के आएगा, रिजल्ट, उसकी बात हो रही है। तो कॉइन को टॉस करने के बाद आप पहले से सर्टेन नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, टॉसिंग अ कॉइन। ऐसे ही आपने डाइस को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। आप सर्टेन नहीं है पहले से, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एक्शन जिसके आउटकम्स के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो सर्टेन नहीं होते, पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन का टॉस करना के एक एक्सपेरिमेंट आता है। थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आउटकम्स इज नॉट सर्टेन। आउटकम आपका सर्टेन नहीं होगा, आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अब बात आ रही है आउटकम की। तो आउटकम होता क्या है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। तो आउटकम्स का मतलब होता है एन आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी किसी एक्सपेरिमेंट को आपने परफॉर्म किया तो उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो सारे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है आउटकम्स। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हेड आना और टेल आना ये कहलाता है आउटकम्स। किस केस में? तो कॉइन को टॉस करने के केस में। तो हेड आना या फिर टेल आना क्या कहलाएगा, आउटकम्स कहलाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि जब हम कॉइन को टॉस करें तो आउटकम्स क्या क्या है, तो आप बोलोगे आउटकम्स जो होगा वो हेड होगा, साथ ही साथ क्या होगा आपका, टेल होगा। ये आउटकम्स है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यही तो दो पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे कुछ देर के लिए भूल जाओ कि वो शोले मूवी में सिक्का था, कैसे टॉस किया गया और लास्ट में आके फाइनली वो ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। आप ये मत सोचो कि यार सिक्का खड़ा हो गया तब क्या, नहीं, वो नहीं। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो पॉसिबल रिजल्ट यही दो हैं सिर्फ। ठीक है। वैसे ही आपने अगर डाई को थ्रो किया
उस केस में या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो इन सबको बोला जाएगा आउटकम्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की, कि सैंपल स्पेस है क्या। शब्द ये सब बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सारा का सारा एक सेट बना दे, तो उसको बोला जाएगा सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसको एक सेट के अंदर कर दो। ऐसे हमने एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का यूज़ किया। सेट के अंदर किसी चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, सिर्फ 11th में आप जाएंगे तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उसका एक सेट बनाया, इसी को बोला जाएगा सैंपल स्पेस। यही क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। सो दिस इज नोन एज, आप बोलोगे इसको वो बोला जाएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कौन से एक्सपेरिमेंट में, कॉइन को टॉस करने वाले एक्सपेरिमेंट के केस में। हर एक एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। जैसे आपने डाई को थ्रो किया तो 1 आ सकता था, 2, 3, 4, 5, और साथ ही साथ माफ करिएगा यहाँ पे 6 भी होगा, 6 हम लिखना भूल गए। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता था। तो ये पॉसिबल आउटकम्स थे भैया, 1 भी आ सकता था, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो उनको आपने एक सेट के अंदर रख दिया, तो इस सेट को बोला जाएगा सैंपल स्पेस। और सेट में रखने का तरीका क्या होता है कि आप करली ब्रैकेट लगा दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है ना। सेट का सिंबल होता है एक तरह से। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी टोटल आउटकम्स हैं कितने उस एक्सपेरिमेंट में, डिवाइडेड बाई ऊपर आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो फेवर में है, ठीक है ना। तो उससे आप प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको शॉर्ट में लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसको बोलोगे कि ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने कॉइन को टॉस किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कॉइन है और इसको आपने क्या किया, इसको आपने टॉस किया, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम देख लें कि सैंपल स्पेस क्या क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं। तो आप बोलोगे यार कि देखो, टॉसिंग अ कॉइन में ये तो हमने ऑलरेडी अभी देखा है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा थोड़ी एक हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए, एक बार में एक ही कुछ आएगा, सिक्का खड़ा भी नहीं होना। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। और हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितना होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब लोग यार कि फेवर में तो सिर्फ एक ही है, अगर ये आ जाए तो हम बोलेंगे हेड आ चुका है। तो आपका हो गया ऊपर 1। भाई फेवर में आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ एक है ना, क्योंकि हेड की बात कर रहा है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक और एक दो है, क्योंकि टेल भी तो आ सकता था। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। इसको आप लिख सकते हो 0.5, या फिर परसेंटेज में आप इसको लिख सकते हो 50%, ठीक है ना। यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होगी। प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, वो कितना होगा। अब बोलोगे देखो टेल के फेवर में सिर्फ एक आउटकम्स है, एक हेड के फेवर में, एक टेल के फेवर में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक बार आपने टॉस किया है सिर्फ, ठीक है। तो आप बोलोगे टेल के फेवर में भी आपका एक आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है, तो ये भी आपका 0.5 इज इक्वल्स टू 50% हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम बोलें आपको जैसे सेकंड एग्जांपल, किसी डाई को थ्रो किया गया, हमने लिखा a dice is thrown, ठीक है ना। हम आपसे बोलें कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका जो 2 आ जाए। भाई डाई को थ्रो करने पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 आ जाए। साथ ही साथ हम आपसे बोलें कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 आ जाए। हम बोलो कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि छक्का आ जाए। हम आपसे बोलें कि यार प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आए वो इवन हो, क्या हो, इवन हो।
हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई को थ्रो करने के बाद जो नंबर आए वो ऑड हो। इतने सारे सवाल बन गए। सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप देखें तो पहले उसके आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ध्यान दीजिए, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस आप लिख लीजिए। तो आप बोलोगे यार कि अगर सैंपल स्पेस की हम बात करें तो इस केस में देखो सैंपल स्पेस या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना। यानी हमारे पास 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल 6 हैं हमारे पास, ठीक है। बोल रहा है कि 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलो यार कि 2 तो एक ही बार आ सकता है ना, ठीक है ना। एक बार आपने फेंका तो भाई एक फेस पे ही तो 2 बना हुआ है। आप ऐसे सोचिए, ये अनबायस्ड डाइस है, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। भाई डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं, एक पे 1 लिखा होगा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5। तो सिर्फ एक फेस है जो 2 लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अगर ऊपर की तरफ आ गया तो हम बोलेंगे 2 आ गया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार कि एक है जो कि 2 आने के फेवर में है, एक आउटकम्स ऐसा है जो 2 के फेवर में है, डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। भाई इन 6 में से कोई भी तो आ सकता था, तो ये आपका हो गया 1/6। ऐसे हम आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 आ जाए। आप बोलोगे यार कि कोई एक ही फेस ऐसा होगा ना जिसपे 4 बना होगा, तो एक ही फेस ऐसा है जो फेवर में है, जो 4 लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो फेवर में आउटकम्स हो गए 8, टोटल तो आपके 6 ही होंगे। ऐसे ही आप बोलोगे यार कि इसके लिए भी 1/6 आ जाएगा। सवाल यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगे इवन पे। हम आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन आ जाए। आप बोलोगे देखो 2 आ जाए तब भी काम बन जाएगा, 4 आ जाए तब भी काम बन जाएगा, 6 आ जाए तब भी काम बन जाएगा। मतलब 3 ऐसे फेस हैं जो अगर ऊपर की तरफ आ गए डाइस को थ्रो करने के बाद तो हम खुश हो जाएंगे, भैया इवन आ गया, ठीक है। कितने फेस हैं ऐसे, 3 हैं। मतलब फेवर में हमारे पास आउटकम्स हैं 3, डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 टोटल आउटकम्स हैं। तो यह हो जाएगा 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं 50% या 0.5 आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे हम बोले कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑड आ जाए। आप बोलोगे देखो ऑड के लिए क्या सीन है ना, कि या तो 1 आ जाए, या तो आपका 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए। इन 3 फेस में से कोई भी फेस आ गया अगर ऊपर डाइस को थ्रो करने के बाद, तो हम बोलेंगे यार ऑड आ गया। यानी कि 3 हैं जो फेवर में है ऑड लाने के लिए। तो आप बोलोगे यार कि फेवरेबल जो आउटकम्स है वो है आपके 3 डिवाइड बाई टोटल आपके हैं 6, तो ये आपका हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 50%, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे छोटे से सवाल आपको बताए। और एक बात जो आपको जाननी है वो ये, जो प्रोबेबिलिटी होगी ना किसी भी इवेंट की, वो प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसको आप लिखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसको हम डिटेल में भी आगे इसके ऊपर बात करेंगे हम। यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की हो नहीं सकती, और 0 से छोटी किसी की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा, अभी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे वहाँ पे हमने अभी जाना कि ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एक बार टॉस किया गया तो वो आया है आपका 1/2, ठीक है ना। 1/2 को हमने लिखा था परसेंटेज के फॉर्म में 50%, यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। हम आपसे पूछें कि हेड न आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, आने की तो हमने देख लिया, न आने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए ना, यानी आपसे ये पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल नहीं आएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस को हमने थ्रो किया 4 नहीं आएगा, बाकी कुछ आ जाए चलेगा लेकिन 4 नहीं आएगा, इसके चांसेस आप बताओ। तो उस इवेंट को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, हेड न आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये एक्चुअल में ये जो हमने लिखा है शॉर्ट में, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हम आपसे बोले कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे आप लिखोगे, आप बोलोगे PH और इसको ऐसे ऊपर बार लगा दिया जाता है। लिखने का तरीका है, आप समझिए भाई, बार बार तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ना कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड,
बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो ऊपर ऐसे बार लग गया ना, एक डैश एक लाइन यूज़ हो गई, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है ये है हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो आप समझिए एक जो और इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने का मतलब क्या कर दें, बार लगा दें, ये इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा ऑलवेज। ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इस चीज़ को आप एकदम जहन में बिठा लीजिएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड न आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है वो कहलाता, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो PE, ये बार हमने लिखा है ना, इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ PE, यानी PE बार को हम PE का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। मतलब ये तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है और ये उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने जानी। अब ज़रा बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक इस पेज पे इतना ही था, ओके। इसमें भी कुछ वही डेफिनेशन से, इवेंट का मतलब क्या होता है, एन इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस का वो सबसेट होता है। अब थोड़ा सा ये टर्म्स यहाँ पे जो है ना वो सेट से रिलेटेड यहाँ पे यूज हुए हैं। अब इस सैंपल स्पेस का हमने मतलब समझा कि जितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको एक ब्रैकेट के अंदर में डालो, करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो कहलाता है सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इवेंट का मतलब क्या है, जैसे अभी हम आपसे बोलें कि एक डाई को थ्रो किया गया, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा S इज इक्वल्स टू, वो क्या बनेगा, आप बोलोगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, सॉरी। तो ये हमने जो S लिखा है ना, S मतलब सैंपल स्पेस, किसका सैंपल स्पेस, जब आपने डाई को थ्रो किया उसका सैंपल स्पेस, मतलब दीज आर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि आ सकते हैं, ठीक है। हम आपसे बोलें कि यार बताओ 4 कि 4 आएगा, ठीक है ना, इसके बारे में बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो 4 है आप देखेंगे तो इसी सैंपल स्पेस के अंदर का एक एलिमेंट है कि नहीं। तो ये जो 4 है ना, इसको कहा जाएगा कि दिस इज अ इवेंट, ये एक ऐसी घटना है जो इस पूरे सैंपल स्पेस में एक बार हो सकती थी। अब देखो 4 एक बार आ सकता है ना, क्योंकि जब डाई को थ्रो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फेस पे 4 बना हुआ है, 4 डॉट बने हैं, तो चांसेस है कि एक बार 4 आ जाए। तो चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5, चाहे 6, ये सारे के सारे इवेंट्स कहलाते हैं। 5 का आना भी एक इवेंट है, 6 का आना भी एक इवेंट है, 2 का आना भी एक इवेंट है। तो जैसे आपने डाई को थ्रो किया, कोई भी नंबर आ गया, तो उस नंबर का आना एक इवेंट कहलाता है। और इवेंट जो होगा हमेशा सैंपल स्पेस से ही निकलेगा, यानी इवेंट में जो भी होगा सैंपल स्पेस से ही निकलेगा। अब देखिए 4 है तो 4 सैंपल स्पेस में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया सबसेट, मतलब कि वो होगा। इसमें हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सेट में सबसेट वगैरह ये सब चीज़ें क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। और वैसे भी एग्जाम्स में ये डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछने वाला कभी भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, यानी कि डाइस में देखो, डाइस को हमने थ्रो किया, इतने सैंपल स्पेस हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आए वो एक इवन नंबर हो, तो आप क्या करोगे, इवन नंबर के लिए एक अलग से सेट बना लोगे। इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो अलग से हमने सेट बना लिया। ये जो सेट है ना, यही कहलाएगा इवेंट। इस एक्सपेरिमेंट का, कौन सा एक्सपेरिमेंट, जो हमने डाई को थ्रो किया, ठीक है। आगे बात कर रहा है, आगे भी वही है डेफिनेशन सी, श्योर और डेफिनिट इवेंट, यानी कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो श्योर होते हैं, जो डेफिनिट होते हैं, जो होंगे ही होंगे। जैसे मतलब उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है, उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, वो होगा मतलब होगा। जैसे एक आप ऐसा सिक्का लो जिसके दोनों तरफ हेड बनाओ,
आप बोलोगे दोनों तरफ हेड वाले सिक्के आते नहीं आते, लेकिन आप एक सिक्का लो, एक तरफ हेड है, दूसरा सिक्का लो, इधर हेड है, दोनों को चिपका दो, तो आप देखोगे जो एक मोटा सा कॉइन बनेगा दोनों को चिपकाने के बाद, उसके दोनों साइड में हेड ही होगा। आप उसको टॉस करो, हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ टेल आएगा, आप बोलोगे टेल कैसे आ सकता है भाई, दोनों फेस पे तो हेड है ना। इसका मतलब हेड आना एक श्योर इवेंट है, वो आएगा ही आएगा, वो सर्टेन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है। चाहे लेफ्ट वाला फेस ऊपर आए, चाहे राइट वाला फेस ऊपर आए, भैया दोनों पे तो हेड ही है, तो हेड आएगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है श्योर इवेंट या डेफिनेट इवेंट आप कह सकते हो, या फिर सर्टेन इवेंट बोल सकते हो। लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम एक डाई को थ्रो करें, हम बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आएगा वो 1 और 6 के बीच में आएगा। बोलोगे यार 1 और 6 के बीच में ही तो आएगा, क्योंकि 6 फेस हैं और हर एक फेस पे एक एक नंबर लिखा होता है, पहले पे 1 होगा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, तो 6 फेस पे टोटल 6 नंबर लिखे हैं, तो कोई भी फेस अगर ऊपर आएगा तो 1 से 6 के बीच वाला ही तो होगा, या तो 1 होगा या तो 6 होगा, या फिर 1 से 6 के बीच वाला होगा। तो इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कि नंबर जो है वो 1 से लेकर 6 के बीच में है, ये श्योर है, ये होगा ही होगा, ये सर्टेन है, डेफिनिट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है श्योर इवेंट या डेफिनेट इवेंट। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू अकर, जो कि फिक्स है कि वो होगा ही होगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि होगा ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6 व्हेन अ डाई इज थ्रो, अगर एक डाई को थ्रो किया गया तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर मिलेगा वो 1 से 6 के बीच में होगा। बोलोगे यार 100% प्रोबेबिलिटी है, 1 से 6 के बीच का ही तो नंबर मिलेगा, वो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 1 से 6 के बीच का भी हो सकता है। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं वो रैंडम इवेंट्स होते हैं, रैंडमली सॉरी श्योर और डेफिनेट इवेंट्स होते हैं। ऐसे ही एक शब्द आपको मिलेगा इम्पॉसिबल इवेंट, तो अगर आप श्योर इवेंट को समझ गए तो इम्पॉसिबल इवेंट को भी आप समझ जाएंगे। जस्ट उसका रिवर्स होता है, एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, ये कभी हो ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे आप इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर इम्पॉसिबल ही नाम दीजिए, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि कभी होगा ही नहीं। जैसे एक डाई को आप थ्रो करें, हम आपसे बोलें कि डाई को थ्रो करने के बाद आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर होगा वो 7 आ जाएगा। आप बोलोगे 7, पागल हो क्या भाई, 6 फेस है, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग है, तो 7 कहाँ से आ सकता है? 6 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इंपॉसिबल है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम वही वाले सिक्का का जिक्र करें जिस सिक्के का भी हम बात किए कि उसको हमने चिपकाया, दोनों साइड उसके हेड था, उसको हमने उठाया, टॉस किया हमने, हम आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल आएगा। आप बोलोगे टेल तो आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि दोनों फेस पे जो हेड बना हुआ है। तो ये जो आपका इवेंट है वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, यानी कोई इवेंट हो ही ना। तो एक बात और आप याद रखिएगा, अगर आपके श्योर इवेंट हैं, श्योर इवेंट है, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें कि जैसे जो हमने सिक्का लिया है आपका, ये एक सिक्का हो गया, इसका ये लेफ्ट फेस है, इस पे भी हेड है, और जो सिक्के का राइट फेस है, कुछ इस तरीके से हमने 2 सिक्के को चिपकाया कि इस पे भी क्या है, हेड है, और इसको आपने टॉस किया, ठीक है। तो हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बोलोगे यार कि सबसे पहला काम करो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के पहले सैंपल स्पेस को लिखो। तो सैंपल स्पेस को आपने लिखा S इज इक्वल्स टू, मान लो कि लेफ्ट फेस अगर ऊपर आ गया, आप बोलोगे यार इस पे भी तो हेड ही है, इसका मतलब हेड ही आएगा। अगर राइट फेस ऊपर आ गया तो सिक्का गिरने के बाद, आप बोलोगे इस पे भी तो हेड ही बना हुआ है, मतलब हेड ही आएगा। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 है, 1 और 1 2। हम बोले कि पूछ कह रहा है, हेड लाना चाह रहा है ना, अब इसके फेवर में कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं। आप बोलोगे यार कि टोटल आउटकम्स देखो आपके पास 2 हैं, ठीक है ना, हेड आना है, तो अगर ये आ जाए, अगर ये आ जाए तब भी काम बन जाएगा, ये आ जाए तब भी काम बन जाएगा, यानी कि 1 2, यहां पर भी क्या हो गया, फेवर में जो है वो 2 हैं, तो 2 और ये 2 कट गया, तो ये आपका आ गया 1, और 1 को ही लिखा जाता है परसेंटेज के फॉर्म में 100%, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कोई इवेंट अगर श्योर है, सर्टेन है, डेफिनिट है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है, यानी 1 के बराबर होती है, वो होगी ही होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, जो इम्पॉसिबल इवेंट की हम बात कर रहे थे, हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ उसी वाले कॉइन को लेके यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफाइन करो। आप बोलोगे देखो जी सिंपल है, हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो चूंकि दोनों तरफ हेड बना हुआ है, लेफ्ट वाले पे भी राइट वाले पे भी, तो लेफ्ट वाला ऊपर आया तब भी हेड ही आएगा, राइट वाला ऊपर आया तब भी हेड ही आएगा,
ठीक है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल आएगा। आप बोलोगे यार पहले तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 2 आउटकम्स हैं, एक और ये 2। हम बोले कि यार टेल लाना है ना, टेल के फेवर में कोई आउटकम है क्या? तो आप बोलोगे नहीं यार, लेफ्ट वाला ऊपर आ रहा है तब भी हेड ही आ रहा है, राइट वाला फेस ऊपर हो रहा है तब भी हेड ही हो रहा है, टेल के फेवर में तो कुछ है ही नहीं। तो आप बोलोगे वो हो गया आपका 0, तो 0/2 आपका हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि जितने भी आपके इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। बाकी जो इवेंट्स होंगे वो 0 और 1 के बीच में उनकी प्रोबेबिलिटी होगी। 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती और 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है ना। अब जरा हम बात करते हैं रैंडम इवेंट्स की। ये थोड़ा सा यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग बनेंगी। एन इवेंट दैट मे और मे नॉट ऑकर, एक ऐसी घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आपने सिक्के को उछाला, अब आप सिक्के को जब उछालेंगे तो हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, टेल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपने एक डाई को थ्रो किया, 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलेंगे हम रैंडम इवेंट्स। जैसे गेटिंग हेड इन अ क्वाइन टॉस, एक आपने क्वाइन को टॉस किया तो उसमें से हेड का मिलना ये एक रैंडम इवेंट है। मिल गया तो भाई अच्छा है, लेकिन आप इसके लिए श्योर नहीं थे कि हेड आएगा आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम, एक स्टूडेंट जो एग्जाम को पास कर रहा है वो भी एक रैंडम इवेंट की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है ना। पास कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। आगे एक और शब्द मिलेगा इक्वली लाइकली इवेंट। तो थोड़ा इसको हम स्ट्रेस देके समझने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सवाल जब आपको किताब में आप देखेंगे ना तो मोस्टली इस जो ये शब्द है इसका इस्तेमाल किया हुआ है, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि पहले तो इसको पढ़ लेते हैं कि इफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी देन इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, उस केस में वो जो इवेंट्स होंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। माफ करिएगा, मच्छर परेशान कर रहा है। इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। डेफिनेशन तो हमने बता दिया, एग्जाम्पल मैंने, इसको आप समझिएगा ज़रा। जैसे मान लो व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, जब आप टॉस करेंगे तो आपका या तो हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस आप बनाइए तो आप बोलोगे सैंपल स्पेस में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। भाई सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है। तो आउटकम्स आपका एच आ सकता था, टेल आ सकता था, तो हेड और टेल का आपने एक सेट बना, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ हेड आने का जो इवेंट है इसकी आप प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, भाई हेड के फेवर में सिर्फ 1 है और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 2, तो 1/2 यानी ये आपका हो गया 50%। हम बोलेंगे बताओ टेल के लिए क्या है? तो आप बोलोगे टेल के लिए ये आपका हो जाएगा, टेल के फेवर में भी एक ही आउटकम्स है, डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका हो गया 50%। अब यहाँ से देख के आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। यानी कि वाइल टॉसिंग अ कॉइन, हेड का आना और टेल का आना, ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली बोले जाते हैं क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। ऐसे ही हम आपसे बोलें कि भाई डाइस को थ्रो किया गया, व्हेन अ फेयर डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है? अब आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। एक डाइस को आप थ्रो करेंगे तो पहले तो आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए। आप बोलोगे यार कि सैंपल स्पेस जो होगा 1 2 3, ये 4 5 6, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब डाई को आपने थ्रो किया, 1 आएगा तो 1 का आना एक इवेंट है, 2 का आना भी एक इवेंट है, 3 का आना भी इवेंट है, 4 का आना भी इवेंट है, 5 6 इन सब का आना भी एक इवेंट है, ठीक है। तो हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ 1 के आने की आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई को थ्रो किया गया तो 1 आएगा। तो आप बोलोगे यार कि देखो टोटल तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ठीक है ना। एक फेस ऐसा है डाई के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ फेयर डाइस, वो फेयर है। फेयर का मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नहीं है कि 1 जो है वो 2 फेस पे 1 लिखा हुआ है, नहीं, एक फेस पे 1 लिखा है, एक पे ही 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है, टोटल 6 फेसेस है। तो आप बोलोगे यार कि 6 टोटल चांसेस हैं, भाई इन 6 में से कोई भी आ सकता था। आप चाहते हो कि 1 आए तो 1 के फेवर में सिर्फ एक फेस ऐसा है कि जो ऊपर आ गया तो 1 आ जाएगा, तो 1/6,
ठीक है ना। हम बताएं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 आया, तो आप बोलोगे ये भी वही हो जाएगा, 2 के फेवर में सिर्फ एक ही फेस होगा ना जिस पे 2 बना होगा, तो 1 डिवाइड बाई टोटल 6 चांसेस हैं भाई, 6 में से कोई भी आ सकता था, तो सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं, तो ये हो गया 1/6। ऐसे ही आप किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 1/6 1/6 1/6 ही होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो इवेंट्स हैं डाई को थ्रो करने के बाद 1 का आना या 2 का आना या 3 का आना 4 का आना, सारे के सारे इवेंट्स तो हैं, लेकिन कैसे इवेंट हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ऐसा नहीं किसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक। एक कार्ड को आपने ड्रॉ किया डेक से। अब देखिए उस केस में डेक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्ड्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश के खेल में, ठीक है ना। तो उसमें से आप हर एक जो पत्ता होता है वो 4-4 होता है, जैसे 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, सब 4-4 होते हैं। तो हमने मान लो एक पत्ता खींचा, आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो आपका जो है गुलाम होगा, तो आप बोलोगे यार कि 4 ठो तो गुलाम है, यानी 4 ऐसे हैं जो हमारे फेवर में है, डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 52, तो 4/52। ऐसे हम बताएं कि पूछें कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दहला होगा, आप बोलोगे 4 दहला भी तो होंगे उसमें पूरे 52 में, तो ऊपर हो गया 4 डिवाइड बाई नीचे 52, यानी 1/13। यानी हर एक कार्ड या हर एक इवेंट हम आपसे पूछे कि बताओ इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे ये भी आपका 1/13 नहीं होगा, यानी 4/52। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ दुक्की आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका 4/52 ही हो। क्यों? क्योंकि 2 दुक्की है। तो ये जो ताश के खेल वाले जो सवाल हैं डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि ये भी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। कैसे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? क्योंकि किसी भी कार्ड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। भाई गुलाम आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 है, बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी जो है, एक आपने वहां से खींचा है कार्ड, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है हर एक नंबर की, वहां पे आप ये कह सकते हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो आई थिंक डेफिनेशन वो लोग ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है ना, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें थी जो हमें जाननी थी यहाँ पे। टॉसिंग ए कॉइन के पहले ज़रा सा एक चीज़ और ज़रा इंटरेस्टिंग है, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी हमने जिक्र किया, थोड़ा सा एक और टर्म यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे, रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट्स, ठीक है ना। यानी रैंडम इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका आउटकम्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उन पे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अब आप थोड़ा समझिएगा, नहीं रैंडम नहीं, सॉरी नॉन रैंडम, नॉन रैंडम इवेंट्स। तो आप इसको पहले हम लिख दे रहे हैं, हम इसमें लिख रहे हैं कि द आउटकम्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी कंडीशंस, ठीक है ना। अगर नॉन रैंडम शब्द आया है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई इवेंट ऐसा भी रहा होगा जो रैंडम रहा होगा, सो रैंडम इवेंट, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। रैंडम इवेंट्स, आई थिंक रैंडम इवेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे कुछ देखा है क्या? इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए और रैंडम इवेंट्स वही है, एन इवेंट्स दैट मे और मे नॉट ऑक्योर, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो रैंडम इवेंट्स होते हैं। तो पहले हमने ऑलरेडी बता रखा है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, डिटेल में आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। जब एक कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड आना वो एक इवेंट है, टेल का आना भी एक इवेंट है। तो हम आपसे बोलें कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वही चीज़ 1/2। हम आपसे बोलें कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये क्या हो गया 1/2। क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा अगर अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन मतलब फेयर कॉइन, ऐसा नहीं किसी एक साइड भारी बना दिया ताकि उसी साइड सिक्का गिर रहा है। तो उस केस में दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो
सेम है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स भी हैं। साथ ही साथ भाई हेड आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, तो रैंडम इवेंट्स भी है, ठीक है ना। आप आउटकम्स के बारे में श्योर नहीं थे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप रैंडम इवेंट्स के अंदर आप आउटकम्स को लेके श्योर नहीं होते। अब ज़रा इसमें देखते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल के ज़रिए कि किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया सिंपली। लड़के का नाम हम रख देते हैं ऐसे, कोई पप्पू करके है, लड़की जो है पिंकी करके है। माफ़ करिएगा किसी का ऐसा नाम हो तो, ऐसे ही रैंडम हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रपोज किया उसने। प्रपोज करने के बाद अब सवाल आपके सामने ये उठता है, हम आपसे बोलें कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो लड़की है वो यस बोलेगी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो लड़की है वो नो बोलेगी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो भाई टोटल नंबर ऑफ आप आउटकम से अगर आप देखें, अगर आप सैंपल स्पेस लिखोगे तो आप बोलोगे या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी, यही है ना। तो अगर हमें यस हाँ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यस के फेवर में 1 है, तो 1/, टोटल कितना है 2, तो 1/2 यानी आपका हो गया 50%। नो बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें तो आप बोलोगे यार कि एक कंडीशन ऐसी है जब नो भी बोल सकती है वो, तो 1/टोटल 2 है, तो ये भी आपका आ गया 50%। अब सवाल ये उठता है क्या ये सही है जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो आउटकम्स है ना, प्रपोजल के बाद ये जो इसका रेस्पॉन्स होगा, पिंकी का रेस्पॉन्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करना शुरू कर देगा। पहला फैक्टर्स तो ये कि इन दोनों के बीच में जान पहचान कितनी लंबी है। दूसरा फैक्टर ये कि लड़की का मूड कैसा है। तीसरा फैक्टर्स कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि अजनबी थे दोनों आपस में एक दूसरे से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके रेस्पॉन्स को अफेक्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते। यहाँ पे इस इवेंट्स को आप बोलेंगे नॉन रैंडम इवेंट्स, ये नॉन रैंडम इवेंट्स के कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, हमेशा याद रखिएगा। अब ये मत सोच लेना कि यस है नो है तो प्रोबेबिलिटी हाँ बोलने की 50%, ना बोलने की 50%। यार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 10 साल पुरानी दोनों की जान पहचान है, ये एक बेस्ट फ्रेंड रहे हों, तो यहाँ पे तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि हाँ बोले। या हो सकता है कि अजनबी था, देखा बस स्टॉप पे डायरेक्ट बोल दिया, तो यहाँ पे तो ना बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। तो आप ऐसे केसेस में डिफाइन नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो ये इवेंट जो हैं वो नॉन रैंडम इवेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा ही बारिश का होना, तो बारिश का होना अगर हम आपसे पूछे कि आज बारिश होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे पहले तो ये पता करो ये इवेंट कैसा है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो रैंडम इवेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, नॉन रैंडम इवेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि नॉन रैंडम इवेंट्स में दिक्कत ये आ रही है कि जो आउटकम है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करना शुरू कर दे रहा है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। यहाँ ये एग्जाम्पल ही आप देख लो, इसको बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी। हो सकता है कि पहले से कहीं कमिटेड हो, ये बात भी तो है, तो रिस्पॉन्स इस बात पे भी इसका डिपेंड करेगा। तो जैसे सवाल यह है कि बारिश होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे पहले आप ये समझो कि ये इवेंट कैसा है, रैंडम इवेंट या नॉन रैंडम इवेंट है। तो आपके दिमाग में कुछ देर के लिए आएगा यार कि बारिश का होना तो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन नहीं, बारिश या तो होगी या तो बारिश नहीं होगी। आप इसको ऐसे सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? वो इसलिए क्योंकि जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग में भी वो लोग तो सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं ना, मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, एयर डेंसिटी कैसी है, ठीक है ना, मॉइस्चर कितना है, सब कुछ चीज़ें वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद भी जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं ना वो श्योर नहीं होते। वो यही बताते हैं कि 70% चांसेस है कि बारिश होगी, 30% चांसेस है कि बारिश नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टेल्स द चांसेस, नॉट अबाउट सर्टेनिटी। ये किसी इवेंट होने की निश्चितता को नहीं बताता। ये कभी नहीं बताएगा कि ये होगा, हाँ ये बताएगा कितना % चांस है कि ये होगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो बारिश का होना ना होना ये भी एक रैंडम इवेंट की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे सवाल आ जाए कि क्या चांसेस हैं कि आज बारिश होगी, तो भाई 2 केस है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो होने के चांसेस 50%, ना होने के चांसेस भी जो है वो 50% है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हम समझे यहाँ पे कि इवेंट्स क्या हैं और ये फलाना ढिमाका सब कुछ चीज़ें। इसमें से मेन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आउटकम्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमें कैसे समझने हैं। इक्वली लाइकली इवेंट जब भी बोले तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि कॉइन को आपने टॉस किया, डाई को आपने थ्रो किया, तो जितने भी आउटकम्स हैं सबके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है।
जैसे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% थी, टेल के आने भी 50% थी, इस टाइप का। तो आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें जानी। अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में इसके क्वेश्चंस को करने शुरू करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, एफ मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया तो भाई उसके रिजल्ट तो होंगे ना, कितने नंबर ऑफ रिजल्ट हो सकते हैं, वो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि हम सैंपल स्पेस में रखते थे। साथ ही साथ किसी इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ई मतलब इवेंट होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1। साथ ही साथ किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम जो होता है ऑलवेज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये बस 3 फॉर्मूले हैं और इसी में हम पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक जो एक हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में सवालों के साथ, और साथ ही साथ कॉइन्स और डेक और डाइस, इनको थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।